हेलो फ्रेंड्स, मैं एडविसिड एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ बालाजी लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, हमने इसके पहले सेगमेंट में जो है बात करी थी छत्तीसगढ़ सिविल जज के क्वेश्चन पेपर 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज आपका बेशकीमती समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए सीधे हम आएंगे अपने टॉपिक पे और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे 2020 में जो एग्जाम हुआ था, छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2020 में। आज हम उसकी बात करेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन का सामना हमारे अभ्यर्थी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको करना पड़ा था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप इस डिस्कशन को बार बार रिवाइज करके अपने आंसर को कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो होता क्या है कि आने वाले टाइम में कुछ पार्ट्स जो हैं लगभग 25% 10 to 25% पार्ट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको जुडिशरी या पीएससी छांट के बाहर निकाल ही नहीं सकती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे 2020 में जो पेपर हुए थे छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा उसके बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य अंग है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए बात करता है न्यायिक समीक्षा, बी न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति, सी महाभियोग या डी उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किस हित के अधीन है। ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी नैतिकता, सी स्वास्थ्य या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसमें राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राज्य विधानमंडल, सी मुख्यमंत्री या डी महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी पंचम या डी सप्तम। इसका राइट आंसर देखेंगे तो होगा ऑप्शन डी सप्तम। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाओं के निर्धारण का अधिकार निहित है, किसमें निहित है। ऑप्शन ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी राज्यपाल में, डी सर्वोच्च न्यायालय में। तो नए प्रदेश के सृजन के सीमाओं में परिवर्धन सब कुछ करने की जो पावर है वो संसद के पास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है संसद। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां या डी 44वां। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 42वां। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। उसे मिनी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है सबसे बृहद संशोधन किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बात करती है संपत्ति का अधिकार है। ए मूल अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बात करती है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, बी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, सी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि या डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में निहित है, क्या निहित है। ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग आयोग, बी चुनाव आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग या डी वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग आयोग।
इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यसभा के सभापति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बात करती है भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 126 में, बी 127 में, सी अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में, या डी अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 6 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 4 में। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। बात करता है सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। क्या निहित है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी आपातकाल की उद्घोषणा, या डी संघ लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बात करती है केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संबंधित विभाग का मंत्री, या डी भारत संघ। ऑप्शन डी राइट आंसर है भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? ऑप्शन ए विधि से संबंधित प्रश्न, बी तथ्य से संबंधित प्रश्न, सी विधि एवं तथ्य से संबंधित मिश्रित प्रश्न, या फिर ऑप्शन डी विधि का सारवान प्रश्न। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विधि का सारवान प्रश्न। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मिथ्या या तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सीपीसी 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है? ऑप्शन ए 10,000, बी 3,000, सी 5,000, या डी 25,000। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 3,000। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय के पूर्व कुर्की का प्रावधान कहां दिया गया है? सीपीसी में कुर्की का प्रावधान कहां दिया गया है? ऑप्शन ए आदेश 26 नियम 4, बी आदेश 39 नियम 2, सी आदेश 38 नियम 5, या डी आदेश 40 नियम 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आदेश 38 नियम 5। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। सीपीसी 1908 के आदेश 5 में उपबंधित है। ऑप्शन ए स्वीकारोक्ति, बी साक्ष्यों का बुलाया जाना और उनकी उपस्थिति, सी समनों का निकाला जाना और उनकी तामीली, या डी अभिवचन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है समनों का निकाला जाना और उनकी तामीली। क्वेश्चन नंबर 18 बात करती है सीपीसी 1908 के उपबंधों के अंतर्गत अभिवचनों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल विचारण न्यायालय के समक्ष, बी केवल विचारण अपीली न्यायालय के समक्ष, सी केवल द्वितीय अपीली न्यायालय के समक्ष, या डी विचारण न्यायालय प्रथम अपीली न्यायालय, विचारण न्यायालय प्रथम अपीली न्यायालय अथवा द्वितीय अपीली न्यायालय में से किसी के भी समक्ष। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इनमें से किसी के भी समक्ष किया जा सकता है अभिवचनों का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 बात करती है सीपीसी 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगी। ऑप्शन ए 6 माह तक, बी 12 माह तक, सी 24 माह तक, या डी 36 माह तक। तो ऑप्शन सी 24 माह तक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बात करती है प्रारंभिक डिक्री की जा सकती है। ऑप्शन ए बंटवारे के वाद में, बी कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में, सी साझेदारी के वाद में, उपयुक्त डी आंसर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी डी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी आदेश की अवज्ञा या उनको भंग करने पर सिविल कारागार में डैश 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 से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, या डी 1 साल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 माह। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 22 कहता है लोक पूर्व के वाद में लोक पूर्त होगा, लोक पूर्त के वाद के लिए उपबंधित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 41 सीपीसी, ऑप्शन बी धारा 92 सीपीसी, सी धारा 100 सीपीसी, या डी धारा 91 सीपीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। जहां किसी पक्षकार की मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने के पूर्व होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा?
ऑप्शन ए वाद का उपशमन होगा, बी वाद का उपशमन नहीं होगा, सी यह माना जाएगा कि निर्णय पक्षकार की मृत्यु होने के पहले उद्घोषित किया गया, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाद का उपशमन होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कोई पक्षकार सीपीसी के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं करता है तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन या डी 45 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 डेज। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विबंध क्या है। ऑप्शन ए किन्हीं तथ्यों को प्रमाणित करने का प्रतिषेध, बी संपत्ति का दावा करने के से प्रतिषेध, सी किसी व्यक्ति को रोकना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को रोकना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के संबंध में ऑप्शन ए न्यायालय इसके निष्पादित किए जाने की उपधारणा करेगा, बी न्यायालय इसके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा, सी उपधारणा अंतर्निहित नहीं है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायालय इसके निष्पादित किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हेतुक, बी आशय, सी तैयारी, डी आचरण। तो ऑप्शन बी आशय शामिल नहीं है एविडेंस एक्ट की धारा 8 में। क्वेश्चन नंबर 28 बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 123, बी धारा 124, सी धारा 125 या डी धारा 126। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 124। क्वेश्चन नंबर 29 बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए धारा 25, बी धारा 23, सी धारा 53 या ऑप्शन डी धारा 30। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 23। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है। ऑप्शन ए 30 वर्ष पुराना, बी 3 वर्ष पुराना, सी 5 वर्ष पुराना या ऑप्शन डी 6 वर्ष पुराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष पुराना। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बात करती है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विशेषज्ञों की राय धारा 45 साक्ष्य अधिनियम, बी द्वितीयक साक्ष्य धारा 62 साक्ष्य अधिनियम, सी सूचक प्रश्न धारा 141 साक्ष्य अधिनियम, डी साक्ष्यों की संख्या धारा 134 साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य धारा 62 साक्ष्य अधिनियम, जबकि द्वितीयक साक्ष्य एविडेंस एक्ट की धारा 63 में बताई गई है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जस्टिस का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 60, बी धारा 25, सी धारा 24 या डी धारा 6। राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य का, बी दस्तावेजी साक्ष्य का, सी द्वितीयक साक्ष्य का या डी परिस्थिति जन साक्ष्य का। राइट आंसर ऑप्शन डी परिस्थिति जन साक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 34 प्राइवेट दस्तावेज क्या है। ऑप्शन ए परिवार में निष्पादित दस्तावेज, ऑप्शन बी गोपनीय दस्तावेज, सी प्राइवेट व्यक्ति की अभिरक्षा का दस्तावेज या ऑप्शन डी लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 35 बात करती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है। ऑप्शन ए विचारण के दौरान, बी विवेचना के पूर्व, सी जांच के दौरान या ऑप्शन डी विवेचना के दौरान। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर विवेचना के दौरान। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 262 से 265 दंड प्रक्रिया संहिता, बी धारा 238 से 250 सीआरपीसी, सी धारा 251 से 269 सीआरपीसी या फिर ऑप्शन डी धारा 225 से 237 सीआरपीसी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर धारा 225 से 237 दंड प्रक्रिया संहिता।
इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 बात करती है वह कौन से अधिकतम अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा। ऑप्शन ए 24 घंटे से अनधिक, बी 3 दिन से अनधिक, सी 7 दिन से अनधिक या फिर ऑप्शन डी 15 दिनों से अनधिक। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 7 दिन से अनधिक। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिकतम के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। ऑप्शन ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, 1 वर्ष। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 133, ऑप्शन बी धारा 139, सी धारा 145 या ऑप्शन डी धारा 146। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, धारा 139। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए धारा 164, बी 313, सी 161, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धारा 161 सीआरपीसी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। बात करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा, बी उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है, सी थाना प्रभारी के द्वारा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले का अन्वेषण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों का अभियोजन किस धारा में उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 179 सीआरपीसी में, बी धारा 192 सीआरपीसी में, सी धारा 197 सीआरपीसी में या ऑप्शन डी धारा 297 दंड प्रक्रिया संहिता में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता में। धारा क्वेश्चन 43 बात करती है एक अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कौन सी धारा में। तो ऑप्शन ए है धारा 312 में, बी धारा 313 में, सी धारा 315 में या ऑप्शन डी धारा 316 में। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 315 में। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कौन सशक्त कर सकता है। ऑप्शन ए हाई कोर्ट, बी कोर्ट ऑफ सेशन, सी सीजेएम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बात करती है सीआरपीसी के निम्नांकित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत एक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 260 में, बी धारा 261 में, सी धारा 262 में या डी धारा 263 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 261 में। क्वेश्चन नंबर 46 बात करती है सीआरपीसी की धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 से जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए धारा 357 ए, ऑप्शन बी धारा 357 बी, ऑप्शन सी धारा 357 सी या ऑप्शन डी धारा 357। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 357 सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 बात करती है अपराध के कौन से 2 आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए हेतुक एवं कृत्य, बी हेतुक एवं दोष सिद्धि, सी हेतुक एवं क्षति या ऑप्शन डी तैयारी एवं दंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेतुक एवं कृत्य। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए। ऑप्शन ए अवयस्क, बी वयस्क, सी वयस्क या अवयस्क या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऐसा व्यक्ति मेजर या माइनर दोनों प्रकृति का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 बात करती है लूट का प्रयास भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 392, ऑप्शन बी धारा 393, ऑप्शन सी धारा 395, ऑप्शन डी धारा 396। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, सेक्शन 393। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहती है भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सेक्शन 79, बी सेक्शन 80, सी सेक्शन 82 या डी सेक्शन 85। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धारा 82।
इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 कहता है भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक बल से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 349, बी धारा 350, सी धारा 351 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 350। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, बात करती है निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा करेंसी नोटों अथवा बैंक नोटों अथवा के कूटकरण के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 489 ए, बी धारा 489 बी, सी धारा 489 सी या ऑप्शन डी धारा 489 डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 489 ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति से कोर्ट का जमानत आदेश पेश करने के बाद भी गिरफ्तार कर लॉकअप में निरुद्ध करता है। पुलिस अधिकारी दोषी है किस अपराध का? ऑप्शन ए अपहरण, बी सदोष अवरोध, सी सदोष परिरोध या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदोष परिरोध। इसके बाद हम आएंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 बात करती है किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए धारा 354 ए, बी धारा 354 बी, सी धारा 354 सी या डी धारा 354 डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो धारा 354 ए राइट आंसर है, क्योंकि धारा 354 ए में लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग की जाती है। बी को जब हम देखेंगे तो बी में विवश करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है। सी में दृश्य रचकता के बारे में बताया गया है और ऑप्शन डी जो है मतलब 354 डी सेक्शन जो है उसमें पीछा करना बताया गया है। तो इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा बेरेक्ट के माध्यम से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्संग का अपराध दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 376 ए, ऑप्शन बी धारा 376 बी, ऑप्शन सी धारा 376 सी या ऑप्शन डी धारा 376 डी। तो इसका राइट आंसर होगा गैंग रेप के बारे में धारा 376 डी बताती है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। बात करता है भारतीय दंड संहिता के आधार पर धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रावधानित हैं? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 9 या डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। इसके बाद आएंगे 57 नंबर के क्वेश्चन पे, बात करता है निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहत कारित करने के दंड से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 324, बी धारा 332, सी धारा 334 या डी धारा 323। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर धारा 334। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। बात करती है निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा रिष्टि के अपराध के दंड से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 426, बी धारा 427, सी धारा 428 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर धारा 426। चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। बात करता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति अंतरण परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 7 या डी धारा 8। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा बताई गई है। देखिए जब आप सारे एक्ट को देखते हैं उठा के तो लगभग हर एक एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो धारा 2 में आता है, लेकिन टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि उस एक्ट की परिभाषा जो है धारा 5 में बताई गई है। इसको आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। बात करते हैं यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है वहां दान होता है। ऑप्शन ए अवैध, बी वैध, सी शून्य या डी शून्यकरणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दान जो है वो शून्य हो जाता है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 वहां लागू नहीं होती है। कहां कहां लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए अंतरण जहां विक्रय द्वारा हुआ हो, बी अंतरण दान द्वारा हुआ हो, सी अंतरण पट्टे पर हुआ हो या डी अंतरण विनिमय द्वारा हुआ हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जहां पर अंतरण पट्टे पर हुआ हो वहां पे धारा 12 संपत्ति अंतरण अधिनियम की लागू नहीं होती है।
इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है? ऑप्शन ए, वाद या कार्यवाही का लंबित होना, बी, न्यायालय के समक्ष में लंबित होना, सी, वाद का दुरभिसंधिपूर्ण होना, या डी, अंतरण दूसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाला हो। इसका सी राइट आंसर है, वाद दुरभिसंधिपूर्ण होना। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है? ऑप्शन ए, भविष्य निधि खाते का अधिकार, बी, एलएलबी की परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपए भुगतान करने का वचन, सी, वचन ग्रहीता द्वारा किसी विशिष्ट लड़की से विवाह करने पर 20,000 रुपए भुगतान करने का करार, या ऑप्शन डी, संविदा जो दायित्व से युग्मित के लाभ का दावा करने का अधिकार हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एलएलबी की डिग्री की परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपए भुगतान करने का वचन, ये जो है अनुयोज्य दावा नहीं है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। कोई आवेदन पत्र जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि उपबंधित नहीं है वस्तुतः किया जा सकता है। ऑप्शन ए, 3 वर्ष के भीतर, बी, 1 वर्ष के भीतर, सी, 6 माह के भीतर, या डी, किसी भी समय। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 3 वर्ष के भीतर आप कभी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा है। ऑप्शन ए, 3 वर्ष, बी, 1 वर्ष, सी, 2 वर्ष, या ऑप्शन डी, 5 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 वर्ष। विद्वेषपूर्ण अभियोजन यदि आप का वाद यदि आप न्यायालय में लगाना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष के भीतर लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है ए, वाद पत्र के लौटाने की तिथि से, बी, वाद लौटाए जाने के आदेश के दिनांक से, सी, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। धारा 17 परिसीमा अधिनियम के दायरे में आता है। ऑप्शन ए, कपट, बी, त्रुटि, सी, छुपाना, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इज अ राइट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। लिमिटेशन एक्ट की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव का उपबंध करती है? यह भी मार्जिनल हेड पूछा गया है। ऑप्शन ए, धारा 18, बी, धारा 19, सी, धारा 20, या डी, धारा 21। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, धारा 21। आते हैं 69 क्वेश्चन पे। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए, धारा 190, बी, धारा 191, सी, धारा 192, या डी, उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, धारा 191। क्वेश्चन नंबर 70 बात करती है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए, वैध, बी, अवैध, सी, शून्य, या डी, शून्यकरणी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धारा 20 के अंतर्गत संविदा अधिनियम के करार की जो प्रकृति होगी वो शून्य होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा परिभाषित है? ऑप्शन ए, धारा 124, बी, धारा 125, सी, धारा 126, या डी, धारा 127। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, धारा 124। और यहीं से जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। 72 कहता है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा करार शून्य है? ए, यदि कपट से कारित है, बी, यदि प्रपीड़न से कारित है, सी, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है, या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यदि प्रतिफल विधि विरुद्ध है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है, यह भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। धारा ऑप्शन ए, धारा 126, बी, धारा 127, सी, धारा 128, या डी, धारा 129। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 128। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। भाड़ा नियंत्रक अनिम्न श्रेणी का होगा। ऑप्शन ए, तहसीलदार से, बी, सहायक अधीक्षक से, सी,
डिप्टी कलेक्टर से, या डी सिविल जज से? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिप्टी कलेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011 के अंतर्गत किसी विशिष्ट को प्राप्त अधिकार प्रावधानित है? ऑप्शन ए अधिनियम की अनुसूची 1 में, बी अधिनियम की अनुसूची 2 में, सी अधिनियम की अनुसूची 3 में, या डी अधिनियम की अनुसूची 4 में? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अधिनियम की अनुसूची 4 में। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। बात करता है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्न में से कौन सी धारा आदतन व्यतिक्रमी को परिभाषित करती है? धारा 2(1), बी धारा 2(3), सी धारा 2(4), या डी धारा 2(5)। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 2(4). 2(4) लोग जो है वो व्यतिक्रमी मिल ही जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से किस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है? ऑप्शन ए वसीयत, बी दत्तक पत्र, सी ऋण पत्र, या डी स्थावर संपत्ति का दान? तो राइट आंसर है डी स्थावर संपत्ति का दान। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। बात करता है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 निम्न प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण ही नहीं कर पाएंगे, बी दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है, सी दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण करना वैकल्पिक है, या डी ए और सी दोनों? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दस्तावेज जिनका अनिवार्य तौर पर रजिस्ट्रीकरण करना है। इसके बाद आएंगे 79 नंबर के क्वेश्चन पे। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत वसीयत को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए निष्पादन से 4 माह में, बी निष्पादन से 6 माह के अंदर, सी निष्पादन से 2 माह के अंदर, या डी किसी भी समय? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किसी भी समय आप वसीयत को जो है रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बात करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पुनः रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्री प्रभावशील होगा? ऑप्शन ए मूल रजिस्ट्री दिनांक से, बी पुनः रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत दिनांक से, सी रजिस्ट्रीकरण दिनांक से, या डी रजिस्ट्रार द्वारा नियत दिनांक से? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मूल रजिस्ट्री दिनांक से। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। 81 कहता है कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7(10) के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में न्याय शुल्क देय होगा? ऑप्शन ए प्रतिफल के राशि के अनुसार, बी वादी की इच्छा अनुसार, सी न्यायालय के विवेक पर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रतिफल के राशि के अनुसार। इसके बाद हम आएंगे 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करता है क्वेश्चन नंबर 82 कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 19 से संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय शुल्क की वापसी, बी न्याय शुल्क का परिहार, सी न्याय शुल्क से छूट, या डी कतिपय दस्तावेजों को न्याय शुल्क से छूट? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कतिपय दस्तावेजों को न्याय शुल्क से छूट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। 83 कहता है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा कोटवारों की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 225, धारा ऑप्शन बी धारा 229, ऑप्शन सी धारा 230, या ऑप्शन डी धारा 234? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धारा 230। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए कलेक्टर, बी बंदोबस्त अधिकारी, सी भू अभिलेख अधीक्षक, या डी राजस्व निरीक्षक? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आरआई जो है वो राजस्व अधिकारी नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 2C में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए 1 जनवरी से, बी 1 अप्रैल से, सी 1 जुलाई से, या डी 1 सितंबर से? तो आप लोगों ने देखा होगा जुलाई मास में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और कृषि का कार्य सबसे ज़्यादा इसी महीने में किया जा सकता है। बिना बारिश के फसल नहीं उगाई जा सकती। इसके लिए जो है आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 जुलाई से। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। निम्न में से छत्तीसगढ़ एलआरसी की किस धारा में फसलों को नष्ट हो जाने पर भू राजस्व की माफी या उसके निलंबन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए धारा 142, ऑप्शन बी धारा 143, सी धारा 144 या ऑप्शन डी धारा 145। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 144। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे, 87 की बात करेंगे। धारा 87 कहती है छत्तीसगढ़ एलआरसी 1959 के अनुसार उन समस्त भूमि जिन पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है, भू राजस्व का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए तहसीलदार, बी उपखंड अधिकारी, सी कलेक्टर या डी कमिश्नर। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, कलेक्टर। इसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन बात करता है छत्तीसगढ़ एक्साइज 1915 के अंतर्गत देसी मदिरा और विदेशी मदिरा किसे माना जाएगा, यह घोषित करने की शक्ति किसी है? तो यह घोषित करती है राज्य सरकार। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार को, बी राज्य सरकार को, सी मुख्य राजस्व प्राधिकारी को या डी आबकारी अधिकारी को। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, जो कि देसी विदेशी मदिरा के बारे में घोषित करेगा, ऐसी शक्ति एसजी को प्राप्त है। बात करते हैं धारा 89 की। कहता है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के अंतर्गत ताड़ी, ऑप्शन ए किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित रस है, बी किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया अकिण्वित रस है, या सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ए और बी दोनों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। बात करता है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कुछ अपराधों के पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्णित दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 34(1) में, ऑप्शन बी धारा 34 के सब क्लॉज 2 में, ऑप्शन सी धारा 36 में या ऑप्शन डी धारा 45 में। तो धारा 34 सब क्लॉज 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम आएंगे 91। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वादों के लिए परिसीमा, बी शासन को दे धनों की वसूली, सी अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति या डी वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 66 एक्साइज एक्ट की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 92 बात करता है धारा 138 एनआईए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परिक्राम लिखत अधिनियम 1881 का अपराध कब समनीय है? ऑप्शन ए जब चेक की राशि रुपए 5,000 तक का हो, बी जब चेक की राशि 10,000 रुपए तक का हो, सी जब चेक की राशि 20 लाख रुपए तक का हो या डी चेक किसी भी राशि के लिए हो। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चेक के अमाउंट मेंशन नहीं किए गए हैं। 138 के अंतर्गत किसी भी राशि का चेक होना आशयित है और ऐसे अपराधों के संबंध में वो समनीय है, यानी समझौता किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चेक परिक्राम लिखत अधिनियम 1881 में परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 6(a), बी धारा 6(b), सी धारा 6 के सब क्लॉज 1 का 1 के स्पष्टीकरण में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 6 के 1(a) का स्पष्टीकरण। आएंगे क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। परिक्राम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा है। ऑप्शन ए 1 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि तक जुर्माना, बी 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि तक जुर्माना, सी 2 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या डी 1 वर्ष तक का कारावास और चेक की राशि तक का जुर्माना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है या फिर जो चेक में अमाउंट पड़ा है उसके 2 गुने से दंडित किया जा सकता है अगर चेक के संबंध में कोई अपराध किया जाता है तो, यानी चेक डिसऑनर होगा तब। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 बात करती है परिक्राम लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है क्या है? ए भुगतान का सशर्त वचन,
बी भुगतान हेतु निशर्त वचन निशर्त आदेश, सी भुगतान हेतु निशर्त वचन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भुगतान हेतु निशर्त आदेश। विनय पत्र जो है वो भुगतान है तो निशर्त आदेश है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। परिक्राम लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी परिभाषित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 17, बी धारा 18 बी, सी धारा 85 ए, या डी धारा 7। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी धारा 7। 97 क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। ऑप्शन ए बेदखली के 6 माह के भीतर, बी बेदखली के 1 वर्ष के भीतर, सी बेदखली के 3 वर्ष के भीतर, या डी बेदखली के 12 वर्षों के भीतर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बेदखली के 6 मास के भीतर तक आप वाद ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की किस धारा में किसी लिखत को भागतः रद्द किए जा सकने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 31, बी धारा 27, सी धारा 32, या डी धारा 29। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 32। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। वो कहता है अभ्यास 6 एसआरए की अधीन की गई घोषणाएं बंधनकारी हैं। किसके लिए? ऑप्शन ए वाद के पक्षकार पर बंधनकारी हैं, बी पक्षकारों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति पर, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ए और बी दोनों। इसके बाद हम आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा उन मामलों से संबंधित है जिसमें आदेश नामंजूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए धारा 38, बी 39, सी 41, या डी धारा 42। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, धारा 41 जो है वो जो है आदेश नामंजूर करने की बात करती है। इसके बाद हम आते हैं अगले सेशन पे। अगला जो एग्जाम हुआ था अब हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। और अभी तक हमने देखा 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, इतना इजी पेपर था कि अगर आपने थोड़ी सी भी थॉरली पढ़ाई अगर की होती तो शायद कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी में प्रवेश मिल गया होता आपको। कहने का आशय ये है जो भी पढ़िए आप थोड़ा पढ़िए लेकिन बारीकी से ध्यान लगाकर उसे पूरी तरीके से समाप्त करिए और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए। याद तभी होगा जब बार बार आप उसको देखेंगे। केवल इतनी मेहनत करनी है आपको कि बार बार आपको हर एक का पन्ना उलट उलट के देखना है और ज़्यादातर चीज़ें आप अपने इंडेक्स में ही मेंशन कर लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में सहूलियत मिले। तो इस तरीके की अगर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपके हाथ जो है सफलता आवश्यक रूप से लगेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत टफ लेवल नहीं था ऐसे क्वेश्चंस का जो अभी 2020 का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो ये हर एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उससे एक आइडिया मिल रहा है हमको कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और इसी माध्यम से जो है आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बार बार रिवाइज करिए। निश्चित ही सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, एक नए सेशन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।